जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ACC एकेडमी में आपका स्वागत है। सेट 348 जी में पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी रहता है, जिसमें का, खा, गा, घर के घा कर के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है निभाग पाया जाता है। तो निभाग बीजांड में पाया जाता है। बीजांड में पाया जाता है, जिसमें से इसमें ऑप्शन दूसरा है बीजांड। तो हम बीजांड पे ऑप्शन सही का ऑप्शन लगाएंगे। तो बीजांड होता क्या है? बीजांड ओवरी में पाया जाता है। जो जब फल मेच्योर हो जाते हैं तो बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के एंटीपोडल सेल के ऊपर पाए जाने वाला जो भाग होता है उसको हम निभाग कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि निभाग कहाँ पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है उत्पादक। उत्पादक की हम बात करें तो उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें कि पेड़ पौधे आते हैं, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वही अपना भोजन स्वयं बनाते होंगे। तो हम लोग मनुष्य में क्लोरोफिल तो पाया नहीं जाता है, इसलिए मनुष्य उत्पादक नहीं होंगे। फिर हम बात करें अपघटनकर्ता की। अपघटनकर्ता में सूक्ष्म जीव आते हैं। मनुष्य तो सूक्ष्म जीव है नहीं। फिर उसके बाद हम ऑप्शन तीसरे की बात करें तो तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता की। उपभोक्ता की श्रेणी में मनुष्य आता है। उपभोक्ता, इस पे हम सही का ऑप्शन लगाएंगे। उपभोक्ता मतलब क्या होता है कि जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। जैसे हम पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हम पेड़ पौधों के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मनुष्य खाद्य श्रृंखला में किस श्रेणी में आता है? तो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। अब अगला प्रश्न है, क्या पुरुष से संबंधित है? पुरुष से क्या संबंधित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है वैक्सोटॉमी, दूसरा ऑप्शन है गोलियां, तीसरा ऑप्शन है ट्यूबोकोटॉमी और लास्ट ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो जैसे कि हम बात करें कि पुरुष से रिलेटेड क्या है, पुरुष से संबंधित क्या है, तो पुरुष से संबंधित वैक्सोटॉमी है। वैक्सोटॉमी क्यों है? वैक्सोटॉमी जो मेल के सेक्स ऑर्गन में जो वास डिफरेंस होता है, तो वास डिफरेंस को हम ऑपरेशन करके वास डिफरेंस को काट देते हैं, जिससे स्पर्म नलिका बाधित हो जाती है। तो वास डिफरेंस को काट कर बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैस्कोटॉमी कहते हैं। तो वास डिफरेंस किस में पाया जाता है? मेल्स में पाया जाता है, इसलिए ये वैक्सोटॉमी ही मेल से रिलेटेड होगी। फिर अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है वंशागत की इकाई क्या है? तो वंशागत की इकाई में पहला ऑप्शन दिया है हमारा जीन प्रारूप, उसके बाद का ऑप्शन है अणुसूत्र, उसके बाद गुणसूत्र, उसके बाद का ऑप्शन है गाल्जी काय, फिर उसके बाद का ऑप्शन है जीन। जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो शरीर में डीएनए होता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में। डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। जो हमारे माता पिता के लक्षण हमारे शरीर में या हमारे शरीर के लक्षण हमारे संतति में लेके जाता है, उसको हम वो काम क्या करता है कि डीएनए वो हमारा आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। फिर हम बात करें जीन की, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है गुणसूत्र में, और गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है तो गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं। तो मेन रूप से जीन ही होते हैं जो हमारे आनुवांशिक गुणों को हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहते हैं, जैसे हमसे हमारे संतति में। ये सारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बीजांड में सही ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन वैक्सोटॉमी, तीसरा उपभोक्ता, उसके बाद हम बात करें कि जीन। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व किया है। फिर दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, वैसे अधिकतर 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है इस टाइम। तो हम लोग 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा का वाला प्रश्न क्या है? लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो लिंग संलग्न गुण वे गुण होते हैं, अगर जैसे हम बात करें एग्जामिनेशन पेपर में लिखने की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिंग संलग्न गुण वे गुण होते हैं कि जो गुणसूत्रों पर निर्धारित होते हैं या गुणसूत्रों पर आधारित होते हैं। और हम समझने की बात करें तो वे गुण जो गुणसूत्रों के द्वारा आनुवांशिक हो जाते हैं, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे निरंतर बढ़ते रहते हैं, वे गुण क्या होते हैं? लिंग निर्धारित गुण होते हैं। तो इसमें 2 गुणों के नाम लिखने के लिए बोला गया है, तो हम पहले गुण को लिखेंगे वर्णांधता। पहला गुण हमारा वर्णांधता है और दूसरा हम कह सकते हैं हीमोफीलिया।
वर्णांधता के वाहक अधिकतर स्त्रियां होती हैं और हीमोफीलिया के वाहक अधिकतर पुरुष यानी मेल होते हैं। वर्णांधता और हीमोफीलिया जो है ये आनुवांशिक रोग हैं, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये लिंग संलग्न गुण होते हैं। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसमें दूसरे क्वेश्चन का खा, तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। इसमें पहला हम कह सकते हैं एक सेब है, बस हमको नाम लिखना है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, आप लोग सीधे सीधे नाम लिख सकते हैं कि एक पहला सेब है कि जो आमतौर पे सब लोग जानते हैं, और दूसरा नाशपाती कह सकते हैं। ये दोनों फल क्या होते हैं? ये दोनों फल आभासी होते हैं। फिर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन का गा, तो इसमें हम बात करें कि जलीय परागण कराने वाले दो पौधे के नाम लिखिए। जलीय परागण से हम लोग क्या समझेंगे कि परागण किस लिए कराया जाता है? परागण मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कराते हैं किसी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। तो परागण, जलीय परागण वही लोग करेंगे, वे पौधे करेंगे कि जो जल में पाए जाते होंगे। तो हम जल में पाए जाने वाले पौधों के नाम लिख देंगे। पहला एक लिख देंगे, हम सब लोग जानते हैं कमल लिख देंगे, और फिर दूसरा सिंघाड़ा लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों पौधे ही कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो पौधे जल में पाए जाते हैं वो क्या करेंगे? जलीय परागण करेंगे, क्योंकि ये बाहर, जल के बाहर तो आ नहीं सकते कि जल के बाहर आके परागण करेंगे, तो इसलिए जो जल में पाए जाते हैं वो जल में ही परागण करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करें कि चौथे प्रश्न यानी घा प्रश्न की, तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है? तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां जैसे कह सकते हैं कि परिवार नियोजन मतलब कह सकते हैं कि पहले के जमाने में जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, ऐसे कह सकते हैं कि पहले के जमाने में जो किसी के 2, 3, 4 मतलब काफी बच्चे होते, तो आज के जमाने में 1-2 बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनको कह सकते हैं कि परिवार नियोजन विधि। परिवार नियोजन विधि में ये आजकल ज्यादा चलता है कि हम दो हमारे दो। तो इससे हम बात करें कि गर्भ निरोध, हिंदी में जैसे क्वेश्चन हमें लिखना हुआ तो हम इसको कह सकते हैं कि गर्भ निरोधन की शल्य क्रिया विधि को हम क्या कहते हैं? परिवार नियोजन विधि। शल्य क्रिया विधि मतलब चिकित्सक क्रिया विधि। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं वैक्सोटॉमी। वैक्सोटॉमी पुरुषों में कराया जाता है। अभी इसके पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन कहाँ पे देखा था? ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। फिर हम इसमें लिख सकते हैं, ये हमारा पहला हुआ, और फिर दूसरे में लिख सकते हैं ट्यूबैकोटॉमी। ट्यूबैकोटॉमी क्या होता है? ये वैक्सोटॉमी वास डिफरेंस को काट कर स्पर्म के मार्ग को बाधित कर देते हैं, और ट्यूबैकोटॉमी क्या होती है? जो महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है, इसको काटकर बांध देते हैं। अब तक हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। दूसरे क्वेश्चन में हमारे 4 प्रश्न थे, तो इसके बाद दूसरे के बाद तीसरा आएगा। तीसरे में हमारे 4 से 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें से कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे वही प्रश्न सॉल्व करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो इसमें हमारा तीसरे का वाला क्वेश्चन है कि एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है और इसके रोकथाम की विधियां क्या क्या होती हैं? तो एंट अमीबा क्या होता है? एंट अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। तो एंट अमीबा से कौन सी बीमारी होती? अमीबीय पेचिस। अमीबीय पेचिस नामक बीमारी होती है। तो अमीबीय पेचिस, तो इसके रोकथाम के लिए हम कह सकते हैं कि हमें पानी गर्म करके पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, भोजन को ढककर रखना चाहिए, खुले स्थान पे शौच नहीं करना चाहिए, आदि तमाम की विधियां होती हैं। तो इसमें हम 3 से 4 विधि लिख देंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे पहले विधि में हम लिख देंगे कि गर्म पानी पीना चाहिए, फिर दूसरे में लिख देंगे कि पका भोजन खाना चाहिए, फिर तीसरे में लिख सकते हैं कि ढके हुए भोजन का उपयोग करना चाहिए, चौथे में लिख सकते हैं कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए। तो ऐसे तमाम प्रकार की विधियां हो सकती हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, मतलब खा वाला क्वेश्चन की बात करें तो वहितमल उपचार में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका बताइए। तो वहितमल वो हो सकते हैं कि जैसे जो वहितमल होते हैं, जो कचरा होता है बहकर नाली के माध्यम से, पानी के माध्यम से किसी तालाब में पहुंचता है, तो उस तालाब में जो वहितमल में सूक्ष्म जीव होते हैं वो वहां पे तालाब में शैवालों की मात्रा को बढ़ाते हैं, और शैवाल जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उस तालाब में O2 की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जैसे हम बात करें कि ये शैवाल है,
शैवाल क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, शैवाल CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और O2 की मात्रा को तालाब में बढ़ाएगा, जिससे CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, तालाब में कम हो जाएगी और O2 की मात्रा बढ़ेगी। इससे क्या होता है कि जो हानिकारक जीव होते हैं वो, जो तालाब में हानिकारक जीव होते हैं वो मर जाते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि जैसे जो वहित मल जब जल की सहायता से बहकर तालाब या अन्य किसी गड्ढे में पहुंचता है, तो वहित मल में उपस्थित जीव उस जल में शैवाल की मात्रा को बढ़ाते हैं और शैवाल का नेचर होता है कि वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है और CO2 को कन्वर्ट करता है किसमें, O2 में। जैसे CO2 को हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे तालाब में उपस्थित हानिकारक जीव मर जाते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जय हिंद दोस्तों, ACC अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि कल हम लोगों ने बायोलॉजी के कक्षा 12 के अनसॉल्व में 3 क्वेश्चन को हल किया था। आज हम लोग चौथे प्रश्न से शुरू करेंगे। चौथे प्रश्न में हम लोग का को देखेंगे, मतलब इसमें का, खा, गा करके प्रश्न रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चौथे प्रश्न का को सॉल्व करेंगे। तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि एंटीबायोटिक को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक वो चीज होती है जो हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो अगर हमें लिखना हुआ तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें दिया गया है प्रश्न कि एंटीबायोटिक को परिभाषित कीजिए। तो एंटीबायोटिक हम ऐसे लिख के फिर लिख सकते हैं कि एंटीबायोटिक वो चीज़ होती है जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है तथा किसी जीवाणु के विकास को हमारे शरीर में रोकती है। जीवाणु या विषाणु कुछ भी कह सकते हैं, जीवाणु के विकास को हमारे शरीर में रोकती है। फिर इसमें प्रश्न दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है। जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसकी खोज पेनिसिलियम फंजाई से हुई थी। जिसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलियम फंजाई, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई, एक फंजाई का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक प्रकार का क्या है, कवक है, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तथा हमारे शरीर को अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। जिससे में हम बीमारी की बात करें, ये किस बीमारी में क्षमता देता है कि जैसे एक होता है सिफिलिस। सिफिलिस एक प्रकार की गंभीर बीमारी होती है जिसमें पेनिसिलिन का यूज करके हम इस बीमारी को बढ़ने से रोकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने चौथे का प्रश्न किया था। चौथे वाले प्रश्न में हमारा 4 प्रश्न टोटल था, जिसमें से 3 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस था, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एक प्रश्न को ही सॉल्व किया। तो अब हम आगे 5वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो 5वां प्रश्न हमारा क्या है, 5वें प्रश्न में कह रहा है कि अंडाणु जनन से क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए।
अंडाणु जनन क्या होता है? अंडाणु जनन कहने का मतलब हो जाता है, जैसे कह रहा है अंडाणु जनन। अंडाणु जनन कहने का मतलब होता है कि मातृ कोशिका का संतत कोशिका में विभाजन क्या कहलाता है? अंडाणु जनन। जैसे हमें इसको लिखना होता है, जैसे एग्जामिनेशन बुक में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडाणु जनन की द्विगुणित अंडाणु मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कोशिका, मतलब एन में, मतलब जैसे डिप्लॉइड कोशिका जो गुणित कोशिका होती है उसको हम 2n से प्रदर्शित करते हैं, और जो हेप्लॉइड कोशिका होती है उसको हम n से करते हैं। तो हेप्लॉइड कोशिका में बंटना क्या कहलाता है? अंडाणु जनन कहलाता है। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारी जनन कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। जैसे 40 मतलब हमारे शरीर के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 44 क्रोमोसोम होते हैं और प्लस XX क्रोमोसोम होता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, तो एक ये 44 हुआ और ये एक XX हुआ। अंडाणु जनन कोशिका की बात करें तो अंडाणु जनन कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक 44 और एक XX। 44 क्रोमोसोम जो होता है इसको हम ऑटोक्रोमोसोम कहते हैं, ये दैहिक कोशिका का निर्माण करता है, और XX क्रोमोसोम जो होता है इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो लिंग का निर्धारण करता है। इसी में हम आगे देखेंगे कि जो अंडाणु जनन कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो अंडाणु जनन कोशिका में यहाँ पे हम देख रहे हैं 2x प्राइमरी जर्म सेल और डिप्लॉइड क्रोमोसोम, हम इसको डिप्लॉइड क्रोमोसोम कह रहे हैं। ये प्राइमरी प्राथमिक जनन कोशिका होती है। तो प्राथमिक जनन कोशिका में माइटोसिस डिवीजन समसूत्री विभाजन के द्वारा एक उगोनिया का निर्माण होता है, फिर उगोनिया से माइटोसिस डिवीजन द्वारा ही एक प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। प्राइमरी oocyte मियोसिस द्वारा एक कोशिका मतलब 2x कोशिका और फिर एक x कोशिका का निर्माण करती है। x कोशिका को हम पोलर बॉडी कहते हैं। पोलर बॉडी एक छोटी कोशिका होती है जिसका अपना अलग से न्यूक्लियस होता है और ये क्रोमोसोम में एक स्थान पर स्थित हो जाती है। फिर ये जो 2x कोशिका होती है इसमें मियोसिस डिवीजन के द्वारा XX सेल का निर्माण होता है, जिसे हम इस X सेल को हम सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं, मतलब द्वितीयक बार कोशिका कहते हैं। और ये फिगर पूरा हमारा कहलाता है एक मैच्योर ओवम का फिगर। जैसे कि हम लोग 5वें प्रश्न का को सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग 5वें का खा प्रश्न देखेंगे। इसमें हमारा क्या है प्रश्न कि नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्रण कीजिए। तो ये जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये नर जनन तंत्र है, फिर इसमें सबसे पहले मूत्राशय है, फिर मूत्रवाहिनी, फिर वेर पुटिका, ये वेर पुटिका इसी से होते हुए स्पर्म पेनिस तक आता है। फिर उसके बाद स्तंभन ऊतक पेनिस को क्या करता है? सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद हमारा है अंडकोश की थैली। अंडकोश की थैली में ही टेस्टिस मतलब वृषण स्थित होता है। ये अधिवृषण है जो टेस्टिस के ऊपर लगा रहता है, इसमें हार्मोन संचित रहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें मूत्र मार्ग की, तो ये सीसन तक खुलता है, ये मूत्र मार्ग सीसन में आके खुलता है। फिर उसके बाद ये प्रोटेस्ट ग्रंथि है। फिर उसके बाद ये शुक्रवाहिका, जैसे कि हम लोग पहले प्रश्न में देखे थे कि उसमें हमारा पहले प्रश्न का खा था, उसमें दिया गया था कि नर से संबंधित है या पुरुष से संबंधित है, तो हम लोगों ने क्या लगाया था? वैक्सोटॉमी। तो यही शुक्रवाहिकाएं जो होती हैं, यही शुक्रवाहिकाएं, इन्हीं शुक्रवाहिकाओं को काटकर बाधित कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु के मार्ग बाधित हो जाता है। तो इसी शुक्रवाहिका के काटने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? वैक्सोटॉमी। तो हम लोगों ने उस प्रश्न में इसी प्रश्न को सॉल्व किया था कि वैक्सोटॉमी पुरुष से संबंधित है। जैसे कि हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है आवृत्त बीजीय पौधे के भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। तो ये जैसे हम देख सकते हैं, ये एक आवृत्त बीजीय पौधे के बीजांड का फिगर है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल, और फिर ये पोलर न्यूक्लियाई सेल, और फिर उसके बाद एग सेल, फिर सिनर्जिड सेल। ये
चार प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। एम्ब्रियो के निर्माण की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें एंटीपोडल सेल चैल्जा की तरफ होती है और पोलर न्यूक्लियाई बीच में स्थित होती है, और ये दोनों सिनर्जिड सेल एक सेल का निर्माण करती हैं, और पूरी प्रक्रिया को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। फिर इसके पहले जो प्रश्न हम लोग सॉल्व किए हैं, अब हमारा 5वां प्रश्न सॉल्व हो गया। 5वें प्रश्न में भी 4 प्रश्न थे, जिसमें से एक प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस था। तो अब हम लोग 6वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 6वें प्रश्न में हमारा इसमें प्रश्न हमारा है कि प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी हैं तथा उनसे होने वाले रोगों का विवरण दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि प्लाज्मोडियम की प्रजातियां, तो पहली प्रजाति में हम लोगों ने लिखा है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से काला पानी बुखार होता है। फिर जैसे कि प्लाज्मोडियम विवैक्स से बिनाइन टर्सियन मलेरिया होता है, और एक और होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, इससे भी बिनाइन टर्सियन मलेरिया होता है, और ये एक लास्ट प्लाज्मोडियम मलेरिया, तो इससे मलेरिया रोग होता है। तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम क्या समझते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपराधिक मामलों में आमतौर पे आपराधिक मामलों में यूज किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से हम लोग आपराधिक मामलों की जांच करते हैं। फिर अगर मातृक, पैतृक या अभिव्यक्ति से कोई जानकारी होती है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम आसानी से उसका पता लगा सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले भारत में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। हरगोविंद खुराना। तो फिर हम बात करें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस किस चीज़ों से की जाती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कई प्रकार के स्रोत हो सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। जैसे त्वचा से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी की स्किन से कर सकते हैं, ब्लड से कर सकते हैं, लार से कर सकते हैं, और फिर स्पर्म से कर सकते हैं। आदि तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिससे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अब तक हम लोगों ने 6वें का खा प्रश्न तक सॉल्व किया था, तो इसमें 6वें का गा सबसे लास्ट प्रश्न है। तो इसमें दिया गया है कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए। तो निम्न पर टिप्पणी करने के लिए सबसे पहले हमें किस पर टिप्पणी करना है, तो थैलोसीमिया। थैलोसीमिया क्या है? थैलोसीमिया एक आनुवांशिक रोग है। थैलोसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें कि ये किससे संबंधित है? ये रक्त से संबंधित है। थैलोसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो रक्त से संबंधित है। इसमें हीमोग्लोबिन, हम जानते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस रोग थैलोसीमिया में जो एक आनुवांशिक रोग है, इसमें रक्त में ऑक्सीजन को बांधने वाला प्रोटीन कम हो जाता है। तो इसमें किसकी कमी हो रही है? तो हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, और ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। दूसरे प्रश्न में हम लोग सॉल्व करेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर को हम लोग हिंदी में जैवमंडल कहते हैं। बायोस्फीयर को हम लोग हिंदी में जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल पृथ्वी के चारों तरफ 30 किलोमीटर तक पाया जाता है। 30 किलोमीटर के क्षेत्र को हम लोग जैवमंडल कहते हैं। तो जैवमंडल में हमारा जल, वायु, मृदा तथा जीवनदायी सेल युक्त परत पाई जाती है। जीवनदायी सेल युक्त परत पाई जाती है। जैवमंडल के अंतर्गत जीवन संभव होता है।